नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं रिनी। दिल्ली दंगों के दौरान हुए आईबी अधिकारी अंकिता शर्मा हत्याकांड में कड़कड़ुमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने ताहिर हुसैन, नजीर, आसिम, जावेद और अनास को हत्या सहित विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया। हालांकि ताहिर हुसैन को आईपीसी की धारा 120 बी और 129 के आरोपों से बरी किया गया है। ये मामला वर्ष 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर भड़की हिंसा के दौरान आईबी अधिकारी अंकिता शर्मा की हत्या से जुड़ा है। अंकिता शर्मा का शव चांदबाग पुलिया के पास एक नाले से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर धारदार हथियार और कुंद वस्तु से लगी 51 गंभीर चोटों का उल्लेख किया गया था। मामले की एफआईआर अंकिता शर्मा के पिता की शिकायत पर दयालपुर थाने में दर्ज हुई थी। अदालत के इस फैसले को बहुचर्चित मामले में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अन्य आरोपियों के खिलाफ संबंधित मामलों में कानूनी प्रक्रिया जारी है। ठीक है, और आप इसी पर बात करेंगे। मौलाना नाजिम अशरफी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, जिस प्रकार से फांसी की सजा सुना दी गई है ताहिर हुसैन, इस पर उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, तो इसको लेकर के क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, मेरे ख्याल से अगर किसी लड़की का सवाल है और किसी की बेटी है वो और उसके बाप ने अपनी जवान बेटी की हत्या का मुकदमा अगर किसी के ऊपर लिखाया है, और मेरे ख्याल से जैसे कि आपने अभी मैं सुन रहा था कि 51 मतलब 51 चोटें उसको आई थी, तो 51 चोटों का मतलब यह है कि बहुत ही, कोर्ट ने शायद यही माना है इसमें कि बहुत ही ज्यादा बर्बरता से वो हत्या की गई थी और बहुत ही ज्यादा निर्दयता के साथ, यानी उसमें कोई रहम नहीं दिखाया गया। देखिए, कत्ल तो कत्ल है, कत्ल किसी भी तरीके से कत्ल हो वो कत्ल ही कहलाएगा, लेकिन किसी का कत्ल बहुत बुरे तरीके से कर देना, एक बड़े जो बुजुर्गों की है कहावत, वो ये कहते हैं कि अपना मारे तो छांव में डाले और दूसरा मारे तो धूप में डाले, तो वो वाली कहीं ना कहीं कहावत यहाँ पर सही होती दिखाई देती है। और उन्होंने सीधे सीधे तौर पर शायद कोर्ट ने ये माना कि ये हत्या जरूर होती है, लेकिन हत्या का एक तौर तरीका होता है, और वो लड़की है शायद और किसी की बेटी का सवाल है या हमारे नागरिक का सवाल है, हमारे भारतवर्ष का कोई भी फर्द अफराद या नागरिक जो भी अदरवाइज कोई भी पर्सन है, इसके साथ इतनी बर्बरता के साथ आप हत्या करने का कोई अधिकार नहीं है। पहली बात तो आप किसी को घूर भी नहीं सकते, आप गाली गलौच नहीं कर सकते, लाठी डंडे से नहीं मार सकते, किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते, और फिर कत्ल जैसी चीज तो बिल्कुल नहीं कर सकते, और इस्लाम तो इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता है। हालांकि आज के दौर में लोग तरह तरह से अपने तौर तरीकों से अपने सवालात और जवाबात पेश कर रहे हैं, और तरीके तो अलग अलग तरीके से लोग कहते हैं। कुछ और भाई कहते हैं कि नहीं, इस्लाम तो ऐसा है, उसमें तो टेररिज्म है, वो तो आतंकवाद सिखाता है, और उसमें जो बहुत ही ख्याल या रहम नाम की कोई चीज नहीं है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अपने तरीके से और अपने हर आदमी का एक सोचने का तरीका होता है, उसका एक लेवल होता है सोचने का, किसका क्या स्टेटस है, उसी के हिसाब से वो अपनी थिंग उसमें ज्वाइन करता है। मगर मेरा कहना यहाँ पर यह है कि वह इस्लाम इस चीज को बिल्कुल कतई मना करता है, क्योंकि एक कत्ल सारी इंसानियत के कत्ल इसको करार दिया गया है इस्लाम में। और उसको सिरे से खारिज करते हुए मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी को वाकई उसके ऊपर ये जुर्म साबित हुआ है और वो वाकई कातिल है, उसने अगर हत्या या कत्ल जैसा कोई घिनौना कृत्य किया है, तो उसको सजाए मौत क्या, उससे भी अगर बुरी कहीं सजा हो तो उसको देने में कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी बात है। और मैं इसमें बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा इस तरह की बात कहना कि साहब, अगर देखिए यहाँ हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, यहाँ अगर वो ताहिर उसका नाम है, नाम उसका कोई आदित्य होता, कोई भी नाम होता, कोई भी नाम होता, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ जाना था। बिल्कुल नाजिम जी, जिस प्रकार से हमने जब ये देखा था, जब ये पूरा मामला उठा था, तो आम आदमी पार्टी के जो नेता थे वो लगातार बचाव कर रहे थे। नहीं, देखिए, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, पार्टी अदरवाइज कोई भी पार्टी होती है, पार्टी का कोई भी नुमाइंदा जो पार्टी की यानी सियासतदानों जैसी बात करेगा, वो सियासत की बात करेगा। मैं यहाँ मानवता की, इंसानियत की बात करना चाहूंगा, और मैं करना चाहूंगा कि मैं कर रहा हूँ। मैं इंसानियत के कायल हूँ, मैं इंसानियत के साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि
आजकल आप पूरे देख रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में किस कदर कत्लो गारत मचा हुआ है एक दूसरे के ऊपर। परमाणु अटैक के अलावा बाकी सारी मिसाइल, ड्रोन अटैक, एयर अटैक, एयर स्ट्राइक, सभी कुछ अटैक्स एक दूसरे पर हो रहे हैं, काउंटर अटैक भी हो रहे हैं। लेकिन क्या आपको इससे लगता है क्या किसी का कोई बड़ा फायदा होने वाला है? पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है, पूरी दुनिया में महंगाई का जो सर चढ़कर महंगाई बोल रही है, और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ही मुल्कों पर, चाहे वो मवालिक इस्लामी हो चाहे मवालिक और अदर इस्लामिक हो, जैसे हमारे इंडिया है, पाकिस्तान या बांग्लादेश या कोई भी अदर, नेपाल, भूटान, वर्मा, चीन, अदरवाइज ओवरऑल कंट्रीज, सभी पर इस महंगाई का जो सामना सबको झेलना पड़ेगा और सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए यहाँ मैं इंसानियत को तरजीह देना चाहूंगा, क्योंकि इंसानियत बहुत बड़ी चीज है। इंसानियत से लोगों के दिल जीते जाते हैं, इंसानियत से किले जीते जाते हैं, इंसानियत से सारे मैटर शॉर्ट आउट होते हैं, और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म ईमान नहीं होता, क्योंकि सबसे हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मोहसिन इंसानियत कहा गया, यानी इंसानियत के सबसे बड़े इंसान, सबसे बड़े मोहसिन, सबसे बड़े हमदर्द। तो हमें वो यही सिखाते हैं कि सबसे पहले आप इंसानियत सीखे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आप अगर ईमान वाले हैं, आप मेरे ऊपर ईमान लाए हैं, आप अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानते हैं, अल्लाह को अकेला मानते हैं, और आप हदीस पाक को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, ये आपका ईमान हो गया, मगर आपकी अपने मुल्क के साथ वफादारी भी ईमान का आधा हिस्सा है। वो कहते हैं मुल्क के साथ वफादारी निस्फुल ईमान है, यानी 50-50। तो आधा ईमान हमारा तब कंप्लीट होता है जब हम अपने मुल्क के साथ वफादार होते हैं, हम इंसानियत पेश करते हैं। तो इंसानियत का यहाँ सवाल है, यह पार्टी का या राजनीतिक पार्टी का मैं उनमें सब नहीं जाना चाहता, वो तो पॉलिटिशियन पार्टियां, तो पॉलिटिशियन जितने भी पर्सन पॉलिटिशियन है वो तो अपनी पॉलिटिक्स जैसी बातें करेंगे, अपनी रोटियां बनाएंगे राजनीति की। ना मैं आम आदमी की बात करता हूँ, ना मैं AIM की बात करता हूँ, ना समाजवादी भारतीय जनता पार्टी, अदरवाइज ओवरऑल इंडियन पार्टीज, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड ओवरऑल पार्टीज थिंकिंग। लेकिन जिस प्रकार से देखा गया था कि जब ये सारी चीजें हुई थी, तब जो आम आदमी की पार्टी की तरफ से पूरी तरीके से संरक्षण देने की कोशिश की गई थी, बचाव और कार्रवाई को लेकर के, क्योंकि सबकी यही मांग थी कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, देखिए कानूनी कार्रवाई तो बिल्कुल होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि कानून एक हमारे देश का एक ऐसा स्तंभ है, कहते हैं ना संविधान मानना बहुत जरूरी है, और संविधान के अंतर्गत आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी उसको अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर मेरे ख्याल से हमें नहीं लगता कि मुल्क के साथ वफादारी हमारी हो पाएगी। तो यहाँ मेन चीज है, जैसे मीडिया भी हमारे भारत का चौथा स्तंभ माना जाता है, तो मीडिया का भी बड़ा अहम रोल होता है उसमें। अब मीडिया क्या चाहता है, मीडिया क्या कह रहा है, लोग उसको नहीं सुनना चाहते हैं, लोग किसी और तरीके से कहते हैं, लोग तरह तरह का मीडिया पर भी सवाल उठा देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मीडिया पर सवाल उठाने से पहले, हाँ कुछ मीडिया के मतलब लोग ऐसे होते होंगे कि उनको कहीं ना कहीं उनकी जो कार्रवाई है वो गलत होती होंगी, या उनकी थिंक सोच अलग हो जाती होगी, लेकिन मैं उनको नहीं कहना चाहूंगा। तो कार्रवाई का जहां तक सवाल है, कार्रवाई कोई भी हो, कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। कार्रवाई क्योंकि हमारे मुल्क में इंसाफ के लिए अदलिया है, हमारे यहाँ अदालत है, हमारे यहाँ हुक्मरान होने के साथ साथ क्योंकि हमारे यहाँ जमहूरियत है, हमारे यहाँ कोई वैसे बादशाहत तो है नहीं, जमहूरियत है, हम वोट के जरिए अपना हुक्मरान चुनते हैं, और उसी के साथ साथ उसके जो नीचे जो आता है वो, क्योंकि कोई भी कानून पास होता है पहले वहाँ लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, फिर उसको जो पास करके हम सुप्रीम कोर्ट भेजते हैं, तब वो कानून माना जाता है। मगर कानून हमारे मुल्क वतन अजीज हिंदुस्तान में अहम कड़ी है, और मैं समझता हूँ सारे मुल्कों में ये अहम कड़ी होती होगी, बट मैं अपने भारत की बात करूंगा तो यहाँ पर ये अहम कड़ी है, और इसको मानना चाहिए, और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कानून के दायरे में रह करके। ऐसा नहीं है कि किसी को, जैसे कि अब उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो बुलडोजर एक्शन जो ये कहीं कानून में नहीं है, वो कानूनी कार्रवाई नहीं है। लेकिन अगर कानूनी कार्रवाई की कोई भी पर्सन, किसी बेटी का बाप, किसी बेटी का भाई, किसी महिला का पति अगर कोई कानूनी कार्रवाई की बात करता है तो मैं समझता हूँ वो इंसानियत के दायरे में आता है, क्योंकि कानूनी कार्रवाई की तो बात कर रहा है, कहीं ना कहीं वो जबरदस्ती या दादागिरी दबंगई की बात नहीं करता। तो मैं उसके साथ बिल्कुल। तो जिस प्रकार से इस मामले को लेकर लंबे समय से जो राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप होते रहे हैं, तो क्या लगता है अब राजनीति से ऊपर उठकर अदालत के फैसले को स्वीकार करना चाहिए? बिल्कुल ऑब्वियसली। देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पूरे भारतवर्ष के, मैं समझता हूँ मुस्लिम की अगर मैं बात करूं तो जितना भी जो भी सुप्रीम कोर्ट या अदालतों के जो भी फैसला है वो उन्होंने सराखों पर रखकर उसको माना है, और मानना भी चाहिए। और मैं समझता हूँ यहाँ फिर मैं शायद गलत थोड़ा सा यहाँ मैं कहूंगा अपने आप को, खुद को भी, क्योंकि मैं मुस्लिम हिंदू की बात ही नहीं करना चाह रहा था ना मैं करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कोई भी अगर मसला है, वो कोई भी भाई हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, अदरवाइज ओवरऑल कम्युनिटीज, तो जितनी भी है सबको मेरे ख्याल से कानून की बात को और अदालत की बात को सर्वोपरि मानना चाहिए, उसको अपनी सराखों पर रखना चाहिए, और उसका अदालत का हुक्म मानना मेरे ख्याल से ना हम सबके लिए बहुत बेहतर एक तरीका हो सकता है। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से ये जो
फैसला लिया गया है, तो क्या लगता है आपको मुस्लिम समाज जो है इसे पूरा न्याय संगत फैसला मानेगा? क्या लगता है आपको? बिल्कुल मानेगा और सर मेरे ख्याल से मानना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ फिर वही बात आ जाती है कि तो मुस्लिम या समाज की कोई बात ही नहीं है। अगर उसका नाम ताहिर है और उसने वाकई अगर कत्ल उस पर साबित हुआ है, उसने कत्ल किया है, उसने हत्या की है, मर्डर किया है, तो उसको सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए। और मेरे ख्याल से सजाए मौत ये एक सही प्रावधान है, क्योंकि ये सबसे बेहतर तरीका है। और इसके अलावा भी अगर किसी हिंदू ने हिंदू का कत्ल किया हो, किसी मुस्लिम ने हिंदू का किया हो, किसी हिंदू ने मुस्लिम का किया हो, या मुस्लिम ने मुस्लिम का किया हो, मैं तो यही अदालतों के सामने ये गुहार लगाऊंगा, उनके सामने अपनी ये दरख्वास्त पेश करना चाहता हूं कि कोई भी जितने भी मर्डर केस है उनमें सीधा उनको सजाए मौत होनी चाहिए, बल्कि उसमें सुनवाई की बहुत ज्यादा गुंजाइश मुझे अच्छी नहीं लगती। और गुंजाइश की कोई शको शुबा वाली गुंजाइश वाली बात कोई होनी नहीं चाहिए। सीधा ये जो फैसला है, अगर कत्ल के बदले, क्योंकि इस्लाम उसको कहता है खून के बदले खून, अगर किसी का कत्ल हुआ है और उसके बदले उसको सजाए मौत सुनाई जाती है, तो मैं तो समझता हूँ मुस्लिम समाज को ये कबूल करना चाहिए, क्योंकि ये तो अंडर इस्लाम आती है, अंडर इस्लाम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम के अंडर में आती है ये चीज। बिल्कुल ठीक है, समझ रहे ना जी ठीक है। नाजिम अशरफी जी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रमुख मीडिया रिलेशन विभाग भाजपा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे शुभेंदु जी, ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा मिली है, तो क्या बीजेपी इसे न्याय की जीत मानती? क्योंकि जब ये मामला हुआ था तो आम आदमी की पार्टी की तरफ से कई बार विरोध किया गया था, इसको लेकर के कई सारी बातें कही गई थी, तो क्या कुछ कहेंगे? यानी कि ये परिवार जो चाहता है कि फांसी की सजा हो, कोर्ट ने खुद कहा ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट है, तो मेरे को लगता है परिवार हाई कोर्ट जाएगा और इनकी फांसी की सजा इन 5 लोगों को मांगी जाएगी। ये वो टूल किट है जिसके माध्यम से दिल्ली में बहुत बड़ा दंगा कराना चाहते थे। शाहीन बाग का पूरा केस आपको मालूम है, किस तरीके से दिल्ली को जलाने के लिए, देश को जलाने के लिए पूरा प्रयास किया गया था। उस समय के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके नेता मनीष सिसोदिया जी और बहुत सारे नेता ताहिर हुसैन के पक्ष में खड़े हुए थे। आज कोर्ट ने माना कि ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट है। पहला, उनको आजीवन कारावास की सजा दी गई, जीवन भर वो अब कारावास के अंदर रहेंगे। ऐसे क्रिमिनल्स को वहीं रहने के लिए जगह होनी चाहिए। फिर भी मेरा मानना है, मैं कोर्ट की जो जजमेंट है उसकी मानता हूँ, उसकी जो उन्होंने जजमेंट किया है रेयर ऑफ रेयरेस्ट के नाम पर फांसी की सजा कम से कम होनी चाहिए थी ताहिर हुसैन को। आगे से आने वाली संतति ये जरूर मानती कि इस तरीके का कोई मर्डर करेगा, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, तो वो बच नहीं पाएगा। और भारत के संविधान में इस तरीके के लोगों को जेल, आजीवन जेल या फांसी की सजा होनी चाहिए। फिर भी आज का जो कोर्ट का जजमेंट आया है उसका हम स्वागत करते हैं और आगे इच्छा करते हैं कि और भी ऐसे केस जो टूल किट की तरह से दिल्ली के अंदर या देश के किसी भी भाग के अंदर लोग आगजनी करके और हिंदू मुस्लिम का आंख लगाकर शाहीन बाग ऐसे जो प्रोटेस्ट होते हैं और उसमें जब ताहिर हुसैन ऐसे लोग मर्डर करते हैं तो उनको एक सबक लेना चाहिए कि अब भारत में ये सब पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। तो शुभेंदु जी, जिस प्रकार से 2020 दिल्ली दंगे के इतने साल बाद फैसला है, तो क्या लगता है आपको न्याय मिलने में देरी को लेकर के भी सवाल नहीं उठेगा? 6 साल है, मैं मानता हूँ देर लगी है, पर देर आए पर दुरुस्त आए। देर लगी जरूर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसे केसेस में वो लेना पड़ता है, गवाही लेनी पड़ती है, उनके पुलिस के केस बनाने में टाइम लगा 1.5 साल तो। और ये सब चीजें को जो उसके अंदर कई गवाह थे उनको डराया धमकाया गया। फिर भी मैं कहता हूँ कि भारत का जो न्याय होता है वो देर तो हो जाती है कई बार, पर वो जरूर सही होता है और इसका हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल। शुभेंदु जी, जिस प्रकार से अगर बात कर ले तो विपक्ष अक्सर दंगों के मामलों में चुनिंदा कार्रवाई का आरोप लगाता है, तो इसका क्या जवाब देंगे? केजरीवाल जी और उन्होंने कहा था कि मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं, इसलिए उनको पकड़ा गया है। अब कोर्ट में आके ये तय हो गया कि मर्डरिस्ट कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं होता, वो मर्डरिस्ट होता है। और उस समय पर इस तरीके की बात को भड़काकर वो फिर से एक दंगा कराना चाहते थे। अब मेरा मानना है कि उसमें वो सफल नहीं हुए और आगे भी कभी नहीं हो पाएंगे। बस यही है कि इस तरीके की मंशा वाले लोगों को जनता और पहचान ले और धीरे से उनको भारत की राजनीति से खत्म कर दे।
बिल्कुल। तो क्या लगता है जिस प्रकार से ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, तो मुस्लिम समाज इस फैसले का पूरा समर्थन करेगा? राष्ट्रवादी है, इस देश को अपना देश मानता है, वो इसका स्वागत करेगा। और जो कोई लोग पाकिस्तान और बाकी उसको समझते हैं या भारत विरोधी हैं, वो उसका स्वागत करें या ना करें, उससे हमको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से अगर बात करें तो ताहिर हुसैन उस वक्त जनप्रतिनिधि थे, तो क्या लगता है आपको ऐसे में उनकी जिम्मेदारी आम आरोपी से ज्यादा नहीं बनती है? शुभेंदु जी। सजा मिली है उनको। दूसरा, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लोगों ने उनको कैंडिडेट बनाया और उनको जिताया, ये उनके ऊपर भी बहुत बड़ा धब्बा है कि किस तरीके से ताहिर हुसैन ऐसे लोगों को आप टिकट देते हैं, आम आदमी पार्टी में रखते हैं और फिर उनको बचाने का प्रयास करते हैं। यही अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी और बाकी नेता लोग, आतिशी मारलेना लोग, ये लोग उसको बचाने में बचाव कर रहे थे कि इसका कोई लेना देना नहीं है। वो तो जिस दिन FIR हुई सब सबूतों के बाद, तब जाके इन्होंने उसको पार्टी से निकाला। परंतु मैं फिर मानता हूं कि इसमें ताहिर हुसैन के साथ साथ जो मानसिकता के लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। वो अभी उनको सजा नहीं मिली है। बिल्कुल ठीक है। मौलाना नाजिम अशरफी भी हमारे साथ जुड़े हैं। नाजिम जी, जिस प्रकार से देखा गया कि जो धार्मिक नेताओं को अपने समुदाय के युवाओं से अपील करनी चाहिए कि किसी भी उकसावे में आकर कानून हाथ में ना ले। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय नेताओं की अपील तो एक अलग मसला है, लेकिन कम से कम जितने भी धर्म गुरु हैं या जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, जैसे अपने सब अपने अपने धर्म को डील कर रहे हैं। सनातन वाले सनातन को कर रहे हैं, सिख वाले सिख को कर रहे हैं, ईसाई, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, असल में चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। तो मेरे ख्याल से जो हमारे धर्म गुरु है वो एक अहम हिस्सा है। मेरे ख्याल से वो एक अहम कड़ी हो सकते हैं। उनको भी अपने जो युवा है, जो नौजवान पीढ़ी है, वो बहन हो, बेटियां हो, बेटे हो, भाई हो, अदरवाइज ओवरऑल जितने भी युवा हैं, उनको सबको ये आग्रह करना चाहिए और बहुत प्यार से उनको ये समझाया जाए कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता गलत है। जैसे कि मैंने कहा ना, देखिए, अगर ये जो हत्या के बदले में हत्या जो है, चाहे वो अलग बात है कि वो हत्या दूसरे तरीके से की गई थी, ये फांसी के तौर पर कानूनी प्रक्रिया के साथ होगी, लेकिन ये फिक्स कर देना चाहिए। दिस इज माई पर्सनल थिंकिंग। इसको फिक्स कर देना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं ओवरऑल गल्फ कंट्रीज में या मिडिल ईस्ट जितना है, वहाँ मौत की सजा मौत है। तो वहां आपने देखा होगा कत्ल जैसी चीज बहुत ना के बराबर सामने आती है और कोई किसी का कत्ल नहीं करता। हद तो यहाँ तक है, सऊदी अरेबिया में लोग जब हाजी जाते हैं तो वो बताते हैं कि दुकानदार अपनी दुकान, अपनी शॉप को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं और कोई वहां कोई चीज चुराने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि अगर कोई चोर कोई सी चीज को चुराता हुआ पकड़ा गया तो उसका हाथ को कलम कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, तो वहां चोरी नहीं होती। इसी तरीके से अगर हमारे यहाँ कत्ल के बदले सजाए मौत अगर फिक्स हो जाएंगी, अदालतें इसको फिक्स कर देंगी, तो मुझे नहीं लगता फिर किसी की माँ का बेटा जाएगा, किसी माँ का लाल जाएगा, किसी बहन का भाई जाएगा, किसी पत्नी का पति जाएगा, या किसी का भी बेटा, कोई जैसे भी जिस हाल में कमाने वाला हो, या छोटा हो, बड़ा, या बेटी स्पेशली, तो वो मुझे नहीं लगता कि कोई अपने को खोने का दर्द द्वारा एहसास या महसूस करेगा। क्योंकि किसी की बेटी का, अपने बेटी को खोने का दर्द महसूस करेगा, बेटी को खोने का दर्द महसूस करेगा, पिता, चाचा, ताऊ, भतीजा, अदरवाइज ओवरऑल किसी का मर्डर होने से बाज आ जाएंगे लोग, मर्डर नहीं होगा। तो मैं तो ये कहता हूँ अदालतों को, हमारे यहाँ की सरकारों को ये कानून पास करना चाहिए और सरकारें उसे कानून को लाएं और कानून का बिल पास करें और कम से कम सुप्रीम कोर्ट को इसको सौंप दे और अदालतें इस हत्या के बदले यानी मौत के बदले मौत इसको फिक्स कर दे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि अगर फिर आगे किसी का कत्ल जैसी कोई चीज घटना आपके सामने आएगी। बिल्कुल बिल्कुल नाजिम जी, तो इस फैसले के बाद समाज को क्या संदेश जाना चाहिए? धर्म की राजनीति, भीड़ की हिंसा या कानून का राज, आपकी नजर में सबसे बड़ा सबक क्या है? देखिए, धर्म एक अलग मामला है, वो अलग मामला है, वो अलग विषय है। धर्म मेरे ख्याल से देखा ना आपने, लोग हुड़दंग ज्यादा करते हैं। मैं धर्म को मानता हूँ, मैं धर्म को मानूंगा, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं नमाज पढ़ने जा रहा था, नमाज कोई किसी ने रोका है? नमाज आपको मस्जिद में मिल रही है, वहां पढ़ना, घर मिल रही है, घर मिल रही है, आप दिन में 4 बार मंदिर में जाइए, पूजा कीजिए, घंटी बजाइए, आपको कोई नहीं रोक रहा। लेकिन कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा बड़बोले हो चुके हैं, हम बहुत बढ़ चढ़कर बातें करते हैं। हमारे पास पूजा पाठ का या ये आस्था का सवाल बहुत ज्यादा है नहीं, हमारे पास नमाजें पढ़ने का वक्त नहीं है, हम झूठों पर उतरे पड़े। वो किसी भी धर्म को मानने वाले लोग, आपने देखा होगा कि कितने लोग कहाँ मंदिर में जा रहे हैं, कितने लोग मस्जिद में जा रहे हैं, मस्जिदें खाली हैं, लोग नहीं नमाज पढ़ते। तो धर्म एक अलग चीज है, धर्म दिल से माना जाता है, वो अंदर दिल में बैठा है। गॉड, ईश्वर, भगवान, अल्लाह सबके दिल के अंदर है, मुंह से कहने से नहीं हो जाता। वो जो डरता है ना, जो उसे मानता है उससे डरता है, और जो डरता है उसका खौफ खा के गुनाहों से भी बाज रहता है। तो मेरे ख्याल से
ये धर्म के चश्मे से इसको नहीं देखा जाना चाहिए। इसको बस हर आदमी को ये सोचकर खुश होना चाहिए कि किसी की बेटी गई है या किसी का बहुत अजीज, बहुत प्यारा, उसने अपनी जान खोई थी, उसके बदले उसको जो सजाए मौत मिली है, और ये बहुत अच्छा फैसला है और उसकी कहीं ना कहीं उसके माँ बापों के आंसू पहुंचने जैसा काम करेगा। बिल्कुल ठीक है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। शुभेंदु जी, तो जिस प्रकार से ये जो फैसला सुनाया गया है, तो क्या सरकार की तरफ से अब ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पीड़ित जो परिवार को न्याय और उचित सहायता मिले? शुभेंदु जी। शुभेंदु जी, आप तक ठीक है। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बताते चले कि तो आपने देखा कि अंकित शर्मा हत्याकांड में ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। ताहिर हुसैन समेत 5 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने अपने पद पर 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। वर्ष 1989 बैच के आईएएस अधिकारी एसपी गोयल ने 31 जुलाई 2025 को प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार संभाला था। पिछले 1 वर्ष में उन्होंने विभिन्न विभागों के प्रशासनिक कार्यों और सरकारी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी की। उनके नेतृत्व में शासन स्तर पर कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयों को आगे बढ़ाया गया। एसपी गोयल 31 जनवरी 2027 तक मुख्य सचिव के पद पर बने रहेंगे, जिससे प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में नेतृत्व की निरंतरता बनी रहेगी। तो देख सकते हैं 2027 तक कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी उनको मिल गई है। मुख्य सचिव का 1 साल पूरा हुआ है, 2027 तक संभालेंगे जिम्मेदारी। प्रशासनिक नेतृत्व का ये अहम पड़ाव 2027 तक वो ये जिम्मेदारी को संभालेंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।